वेलकम बैक स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में ह्यूमन डेवलपमेंट के टॉपिक को फ्रॉम क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में शुरू किया था और प्रीवियस दो वीडियो में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के वेरियस पिलर्स को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उन दोनों वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगा। आप उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखें और देखने के बाद ही इस वीडियो को कनेक्ट करें अपने अंडरस्टैंडिंग से। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। आज के वीडियो में हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें ह्यूमन डेवलपमेंट के वेरियस अप्रोचेस और ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेज़र किया जाता है और कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट में अलग अलग कंट्रीज़ का क्या रैंक है, उसको हम लोग कैसे इंटरनेशनली कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोचेस को डिस्कस करना है। अप्रोच का मतलब है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी कैसे करते हैं। अप्रोच का मतलब होता है कि किसी के नज़दीक पहुँचने का जो एक माध्यम है हम लोग, है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के यहाँ पे 4 बेसिक अप्रोच को आप यहाँ पे देख सकते हैं और इन सभी अप्रोच से क्वेश्चन आता है। 3 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है और एमसीक्यू में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर देखे गए थे। तो 4 मेजर अप्रोचेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। अगर इनकम अप्रोच को देखें तो इनकम अप्रोच सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है। तो पहला सवाल यहीं पे बन जाएगा कि सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच का नाम क्या है। आंसर इज इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में ह्यूमन डेवलपमेंट को किससे जोड़ा गया है? इनकम से जोड़ा गया। अर्थात जहां पे इनकम ज़्यादा होगा वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। अर्थात यहाँ पे ग्रोथ से देखा गया कि अगर वहां पे फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा है, अर्निंग ज़्यादा हो रही है, लोगों के पास इनकम ज़्यादा है, तो वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। द आइडिया इज दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम एन इंडिविजुअल एंजॉयज। हायर द लेवल ऑफ इनकम द हायर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या बातें बताई गई है कि इनकम ज़्यादा है, फ्रीडम ज़्यादा होगा, लिबर्टी ज़्यादा होगी, हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के भी ज़्यादा होने की संभावना है। तो इनकम अप्रोच में क्या ध्यान रखना है? सबसे पुराना अप्रोच है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को इनकम से हमने क्या किया है? जोड़ा है। अगर वेलफेयर अप्रोच की बात करें तो वेलफेयर अप्रोच सबसे ज़्यादा जोर वेलफेयर ओरिएंटेशन पे देता है, या लोगों के कल्याण करने पे या लोगों की भलाई पे यहाँ पे दे रहा है। क्या लिखा हुआ है? दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बींग्स एज बेनिफिशरीज। अर्थात ह्यूमन बींग को कितने ज़्यादा फायदा मिल रहा है। कोई भी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सॉवरेन है, लोगों पे जो खर्च करती है या वेलफेयर पॉलिसीज जो बनाती है, उसका फायदा वहाँ पे लोगों को मिल पा रहा है या नहीं। और टारगेट्स ऑफ ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री। द अप्रोच आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। यही सब पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना कि किन किन चीज़ों पे सरकार का फोकस किस अप्रोच के तहत है। एजुकेशन, हेल्थ, social, secondary and amenities. People are not participants in development but only पैसिव रेसिपिएंट। यहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं है, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? पैसिव रेसिपिएंट। अर्थात उन तक फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उन तक बेनिफिट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जो भी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी प्रकार के वेलफेयर पॉलिसीज बना रही है, वेलफेयर प्रोग्राम्स बना रहे हैं, उसका फायदा लोगों तक मिल पा रहा है या नहीं। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या देखा गया कि द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि सरकार वेलफेयर प्रोग्राम्स पे कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना खर्च कर रही है, और खर्च करने के बाद उस प्रोग्राम का फायदा उन लोगों तक पहुँच पा रहा है या नहीं, ये वेलफेयर अप्रोच कहता है। बेसिक नीड अप्रोच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। बेसिक नीड अप्रोच को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या ILO ने से क्या किया? प्रपोज किया। और यहाँ पे भी 6 बेसिक नीड पर फोकस है। हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। इन 6 चीज़ों पे यहाँ पे बेसिक नीड अप्रोच या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच जोड़ देता है। यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइसेस इज इग्नोर्ड एंड द एम्फेसिस इज ऑन द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड सेक्शन। देखिए अभी तक हमने जितने भी अप्रोच किए, इनकम की बात करें, वेलफेयर की बात करें, बेसिक नीड की बात करें, इनकम में क्या बोला गया कि इनकम ज़्यादा है
ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। वेलफेयर, सरकार अगर वेलफेयर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रही है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, वहाँ पे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। लेकिन बेसिक नीड अप्रोच में सरकार ने पहले बोल दिया कि हम इन एरियाज़ को हमने फाइंड आउट किया है और यहाँ पे हम लोगों को बेसिक नीड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन लोगों की अपनी चॉइसेस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लोगों को चॉइस करने का अधिकार नहीं दिया गया कि लोग किन किन क्षेत्रों में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, या लोगों को लगता है कि कौन कौन से ऐसे डे टू डे लाइफ के उनके अपने क्षेत्र हैं, एरियाज हैं जहाँ पे और इंप्रूवमेंट किए जाने की जरूरत है। एंड द लास्ट अप्रोच जिसको बोलते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है और जो फेमस नोबेल लॉरिएट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स फ्रॉम इंडिया जो अमर्त्य सेन है, उनका नाम इस कैपेबिलिटी अप्रोच से जुड़ा हुआ है, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज द की। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ों पे जोर दिया गया है। एक दिया गया है हेल्थ, एक दिया गया है एजुकेशन और एक दिया गया रिसोर्स। और इसी हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्स, इसी से ही हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मेजरमेंट है, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का जो वर्तमान कंसेप्ट है, जिसे महबूबुल हक ने 90s के डिकेड में डेवलप किया था, और 90s से ही यूएनडीपी इन्हीं 3 कंपोनेंट अर्थात हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज पे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल हर कंट्री का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से वो क्या करती है, पब्लिश करती है। तो अप्रोचेस में आई थिंक ये 4 अप्रोचेस क्लियर है। इन चारों अप्रोचेस पे ध्यान देंगे कि किस अप्रोच का जोर किस पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा है। अमर्त्य सेन वाले अप्रोच का नाम क्या है, आईएलओ ने किस अप्रोच को प्रपोज किया, इनकम बेस्ड अप्रोच का नाम क्या है, सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच क्या है। तो इन सभी चीज़ों को क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में भी चीज़ों को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, जो अनदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट को हम मेजर कैसे करें। जैसा कि हमने पहले बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हमने 3 मेजर एरियाज को क्या किया है, फाइंड आउट किया है, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पे फिर हमें डिटेल में करना कि हेल्थ का मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है, एक्सेस टू रिसोर्सेज का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो स्केल है, यहाँ पे जो रैंक माना गया है वो 0 to 1 माना गया, अर्थात 0 to 1 के बीच में ही जो रैंक है या भी जो वैल्यू है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। हायर रैंक का मतलब है 1 के नज़दीक होगा, लोअर रैंक का मतलब है 1 से फार होगा, 0 के नज़दीक होगा। यहाँ पे द इंडिकेटर चूजेस टू एक्सेस हेल्थ। अब हेल्थ का मतलब क्या है, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, अर्थात जो छोटे बच्चे या जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं बर्थ के समय उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है। हमने प्रीवियस वीडियो में याद करी पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट के बारे में बात किया था। वहाँ पे हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में भी बातें करी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हेल्थ फैक्टर या हेल्थ इंप्रूवमेंट का मतलब है कि जो न्यूबॉर्न है, आप उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बर्थ के समय कितना बढ़ा पा रहे हैं, या कितना उसमें क्वालिटेटिव रिफॉर्म मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा है, सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करा है, या अदर फैसिलिटीज के माध्यम से आप वहां पे उस बच्चे की हेल्थ को क्या कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हैं। अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट पीपल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। हमने बताया था कि हेल्थ इज वेल्थ। जब तक आपका हेल्थ ही नहीं है, जब तक आपका हेल्थ ही प्रॉपर नहीं है, तब तक आपके सर्वाइवल पे ही प्रश्न चिन्ह वहां पे खड़ा होता है। ह्यूमन एक रिसोर्स है, और ह्यूमन के रिसोर्स इसलिए भी कहा जाता है कि वो अदर रिसोर्सेस को भी एक्सप्लोर करने में खुद एक मीनिंगफुल रिसोर्स की तरह यूज होता है, या यूज करता है अपने टेक्नोलॉजी, अपने ज्ञान और अपने अदर स्किल्स को वहाँ पे। तो जब तक ह्यूमन खुद अपने आप में एक मीनिंगफुल हेल्दी रिसोर्स नहीं होगा, तब तक वो अदर रिसोर्सेस को ना तो एक्सप्लोर कर सकता है और ना ही अदर रिसोर्सेस के लिए मीनिंगफुल बन सकता है। अब सेकंड में एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब है कि एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। एडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को हम लोग डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में एडल्ट कहते हैं। तो उनका लिटरेसी रेट क्या है, अर्थात वो पढ़े लिखे। लिटरेसी का मतलब क्या बताया था, 3R का कंसेप्ट, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक प्रोसेशन में जो 7 साल या उससे ऊपर का जो भी ह्यूमन बीइंग सक्षम है ना। और एनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है, एनरोलमेंट का मतलब यहाँ पे एडमिशन होता है। याद करिए हमने बताया था जब हमने पिलर्स को किया था, तो बताया था कि उसमें इक्विटी का मतलब क्या है कि एक्सेस रिसोर्सेस तक हर किसी की पहुंच है या नहीं है वहाँ पे।
तो वहाँ पे बताया था कि ड्रॉप आउट का रेट बहुत ज़्यादा, जो सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग हैं वो स्कूल में एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण वो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं या ड्रॉप आउट कर जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ड्रॉप आउट को खत्म करने के लिए ये देखा जा रहा है कि एनरोलमेंट रेट या बच्चों का एडमिशन रेट स्कूल में कितना ज़्यादा है। हेल्थ के बाद हम उसे एजुकेट कर पा रहे हैं नहीं, क्योंकि एजुकेशन के बाद ही हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास चॉइसेस, हमारे पास लिबर्टी, हमारे पास फ्रीडम, इन सभी चीज़ों का एरिया हमारे पास और ज़्यादा ब्रॉडर होता है। एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू knowledge. The number of adults who are able to read and write and the number of children enrolled in schools show how easy or difficult it to access knowledge in a particular country. अब देखिए एनरोलमेंट रेट से और एडल्ट लिटरेसी रेट से क्या पता चल रहा है कि नॉलेज को, स्किल्स को कितने लोग यूज कर पा रहे हैं, कितने लोगों को उसका फायदा मिल पा रहा है वहां पे। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सेस टू रिसोर्सेज, संसाधनों तक पहुंच। अब जिसको बोल सकते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब क्या है, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर। परचेजिंग पावर का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा हेल्थ अच्छा है, हम एजुकेट भी, लेकिन हमारे पास रिसोर्स, हमारे पास किसी चीज को परचेज करने के लिए एनफ रिसोर्सेस हैं या नहीं है। देखिए गरीबी का कई मतलब होता है। गरीबी का एक मतलब होता है, पॉवर्टी का एक मतलब होता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, लेकिन पॉवर्टी का एक मतलब ये भी होता है कि हमारे पास जो रिसोर्स है उस रिसोर्स की वो कैपेसिटी नहीं है कि वो मार्केट में अवेलेबल चीज़ों को क्या कर सके, परचेज कर सके। अर्थात हमारे पास रिसोर्सेस हैं लेकिन रिसोर्सेस उतने नहीं हैं जिसके माध्यम से हम अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, बेसिक नीड्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। यहाँ तो यहाँ पे एक्सेस टू रिसोर्सेज को यूएस डॉलर के कंपैरिजन में देखा गया और परचेजिंग पावर आपकी, अर्थात किसी भी चीज को खरीदने की शक्ति आपके पास कितनी ज्यादा, खरीदने की क्षमता आपके अवेलेबल रिसोर्सेज के पास है या नहीं। अब जो यहाँ पे तीन कंपोनेंट दिया गया, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। हेल्थ में क्या था, हेल्थ में था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एजुकेशन में क्या था कि एडल्ट लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट रेट। और एक्सेस टू रिसोर्सेज में क्या है कि यूएस डॉलर के कंपैरिजन में जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है। इन तीनों की वैल्यू अगर आप देखें, तीन कंपोनेंट्स में बांटा गया है, तो इन तीनों की वैल्यू 1/3 मान लीजिए, या डेसिमल में बोले तो 0.33 मान लीजिए। और 0 to 1 के बीच में ह्यूमन डेवलपमेंट की जो वैल्यू क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है। जहां पे वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट में उतना ज्यादा होगा, अर्थात वो 1 के नजदीक ज्यादा होगा। और जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, रैंक में उतना ही नीचे होगा, अर्थात वो 1 से उतना ही दूर और 0 के उतना ही नजदीक होगा। देखिए यही बातें लिखी हुई है। ईच ऑफ दीज डिमेंशंस इज गिवन अ वेटेज ऑफ 1.3। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ सम टोटल, क्या करता है, सम टोटल वेटेज निकालता है इन तीनों डायमेंशन का। द क्लोजर अ स्कोर इज टू 1 अ ग्रेटर वैल्यू, और उससे जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतनी कम वैल्यू होती जाएगी। अब देखिए देयरफॉर अ स्कोर ऑफ 0.983 वुड बी कंसीडर्ड द वेरी हाई एंड 0.268 कंसीडर्ड विल बी वेरी लो। अब देखिए ये चीजें बताई गई है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ ही यहां पे एक कंसेप्ट आपको और इंट्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारा अचीवमेंट क्या है, हमारी अटेनमेंट्स क्या है। लेकिन पॉवर्टी का मतलब है कि पॉवर्टी का मतलब कुछ प्रकार की कमी का होना, अर्थात कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे हमारा शॉर्टफॉल हुआ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अटेनमेंट्स, अचीवमेंट्स पे जोर देता है और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स शॉर्टफॉल्स पे, कमियों पे, या कहां पे हमारी लिमिटेशन रही उन लिमिटेशन पे हमें काम करना है वहां पे जोर देता है। अब देखिए लिखा हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैज बीन achieved in the key areas of human development like health, education, access to resources. This is because it doesn't say anything about the distribution. ये distribution के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस चीज के बारे में नहीं बताता, आंसर डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस चीज के बारे में बताता है, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एक्सेस टू रिसोर्सेज के बारे में। अर्थात इन तीनों कंपोनेंट्स में हमारी अचीवमेंट्स या हमारी अटेनमेंट्स क्या रही। अगर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को अदर हैंड देखें तो ये शॉर्टफॉल के बारे में बताता है कि कहां पे कुछ कमियां रही और कहां पे हमें काम करना है। चलिए आगे की स्लाइड्स में देखें।
आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस, अब देखिए यहाँ पे एक आप इमेज को देख सकते हैं। इस इमेज को अगर मैं जूम करूँ तो देखिए इस दो हैंड में, इस एक इमेज में दो हैंड में दो चीज़ें दिखाई गई है कि रोड लेंथ, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, जीडीपी, जीएनपी, एक और ये बताया जा रहा है, और दूसरी ओर ये बताया जा रहा है सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयमेंट, हैप्पीनेस, हेल्थ। एक और इस वाले सेगमेंट से क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या लोग मानते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का रियल सेंस में अर्ली 90s में और लेट 90s में डेवलपमेंट का क्या मतलब ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में एक अलग से निकल के सामने आया, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा जोर देना। पहले डेवलपमेंट के हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि पहले डेवलपमेंट के मायने कुछ और थे, अर्ली 90s में, लेट 80s में डेवलपमेंट के मायने दो फेमस इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक और अमर्त्य सेन के कार्यों ने डेवलपमेंट के मायने को ह्यूमन पर्सपेक्टिव के लिए हमेशा हमेशा के लिए क्या किया, चेंज कर दिया। Since 1990, the UNDP, United Nations Development Programme, has been publishing the Human Development Report every year. This report provides a rank-wise list of all members countries according to the level of human development. The Human Development Index and the Human Poverty Index are two important indices to measure human development used by UNDP. अब यहाँ पे सवाल आता है कि UNDP किन दो प्रकार के इंडेक्स का यूज करता है? दो प्रकार, एक है ह्यूमन डेवलपमेंट, दूसरा ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन डेवलपमेंट किसको मेजर कर रहा है? अटेनमेंट्स को, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में कमियां, लिमिटेशंस दिख रही है, जहां पे नेशंस को, रीजन्स को, कंट्रीज को क्या करना, वर्कआउट करना है शॉर्टफॉल के रिगार्डिंग। और इन दोनों को पब्लिश करने वाली यूएन की संस्था का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आगे की पंक्तियों में यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बताया गया है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एक नॉन इनकम मेजर है। The probability of not surviving till the age of 40, the adult literacy rate, the number of people who do not have access to clean water, and the number of small children who are underweight are all taken into account to show the shortfall of human development in। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि डेवलपमेंट का में कहाँ पे शॉर्टफॉल हुआ और किस कारण से वहाँ पे पॉवर्टी आ रही है। तो कौन कौन सी बातें बताई गई है कि लोग अगर 40 साल तक की उम्र तक भी नहीं बच पा रहे हैं, एडल्ट लिटरेसी रेट की वहाँ पे हालत ठीक नहीं है ना। एक बच्चे के वजन से भी बच्चे के हेल्दी डेवलपमेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप लोग देखिएगा कि जब कभी बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में उनका वजन मापा जाता है, अर्थात अगर कम वजन का है तो वहाँ पे बच्चे को एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है। तो अगर बच्चे का वजन एक ऑप्टिमल वेट से कम है, बच्चा अगर अंडर वेट है, तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है कि सर्टेन फील्ड में कुछ शॉर्टफॉल्स हैं जो एक पॉवर्टी के लिए बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। तो यहां पे भी कंट्रीज को, रीजन्स को काम करना है। ठीक है, हमारे अचीवमेंट्स हैं, हमारे अटेनमेंट्स, हम लोग अपने रिगार्डिंग भी कई बार बोलते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, लेकिन हमारे जो लिमिटेशंस हैं, हमारी जो कमियां हैं, हमें हमारा जो पर्सनालिटी का जो शॉर्टफॉल एरियाज है, हमें वहाँ पे भी काम करना होता है। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स शॉर्टफॉल वाले एरियाज पे फोकस करता है कि कंट्रीज को किन किन एरिया में जो उसका शॉर्टफॉल है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, वहाँ पे उसे और अच्छे से वर्कआउट करना है। Looking at both these measures of human development together gives an accurate picture of human development। और human development के accurate picture में कहा भी जाता है कि एक ह्यूमन को अच्छे से समझने के लिए उसके दोनों पर्सपेक्टिव को समझिए, हेड को भी समझिए, टेल को भी समझिए। इसके स्ट्रेंथ को भी देखा जाना है, वीकनेसेस को भी देखा जाना, अटेनमेंट्स को भी देखना है और शॉर्टफॉल को भी देखना। अटेनमेंट्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टफॉल्स में आपको और वर्कआउट करना है ताकि आप और अच्छे से ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट कर सके। The ways to measure human development are constantly being refined and newer ways of capturing different elements of human development are being researched। अब क्या कहा जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की ये इंडेक्स लगभग 30 साल पुराना हो गया, लेकिन अब भी ह्यूमन डेवलपमेंट के नए नए एरियाज को फाइंड आउट किया जा रहा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, ये चीज़ें बदलने के साथ साथ कि कैसे और अलग अलग कंपोनेंट्स को भी जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट या हमारे डे टू डे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, उसको भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस से या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या कर सके, उसे ऐड कर सके। Researchers have found links between the level of corruption or political freedom in a particular region। अब देखिए
करप्शन को भी, भ्रष्टाचार को भी और पॉलिटिकल फ्रीडम को भी ह्यूमन डेवलपमेंट से जोड़ के देखा जाए। आप हेल्दी है लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल करप्शन है, वहाँ पे भ्रष्टाचार है ना, वहाँ पे आप जो कर रहे हैं आपको करने नहीं दिया जा रहा है, या फिर वहाँ पे एक हेल्दी तरीके से आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, ये भी एक ओवरऑल तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स को, उसके कई घटकों को, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रिसोर्सेज हो, अदर कंपोनेंट्स को भी वो क्या करता है, प्रभावित करता है। यहाँ पे देयर इज ऑल्सो अ डिस्कशन रिगार्डिंग अ पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स। अब देखिए पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स की भी बात आती है कि पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स में जिस कंट्री का रैंक जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स उतने ही सहज हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी वास्तविक धरातल पे उतने ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाई, आप कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे करप्शन ज़्यादा है, जहाँ पे आप बोल सकते हैं लोगों को उतनी लिबर्टी नहीं है, तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के भी वो मायने नहीं हो सकते हैं जो हमारे अमर्त्य सेन और महबूबुल हक साहब ने जो सपना देखा होगा। आगे देखिए, a listing of most corrupt countries, can you think of other links to the level of human development? अब देखिए बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो हर साल वर्ल्ड रिपोर्ट के माध्यम से बहुत सारे कंट्रीज के करप्शन को लिस्टिंग करती है कि करप्शन में सबसे ऊपर कौन है, कहाँ पे करप्शन सबसे कम है, कहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम सबसे कम है। तो इन सभी रैंकिंग के द्वारा एक वर्ल्ड रिपोर्ट पब्लिश करके संस्थाएं क्या बताने की कोशिश कर रही है कि उस कंट्री को भी ये बताया जा रहा है कि आप अपने कंट्रीज में जो कमियां हैं, जो शॉर्टफॉल्स हैं, आप उन पे काम करें। और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे भी उनको हाईलाइट किया जा रहा है कि अगर ये कंट्री, कई बार क्या होता है, कई बार हमारी एक साइकोलॉजी क्या होती है कि कई बार हमारी कुछ कमियां होती है जो हमें ही पता होता है, लेकिन कई बार जब हमारी कमियों को लोग जानने लगते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, लोग जान गए तो हमें उस पर काम करना है। तो एक इस तरीके से भी उनको लिस्टिंग किया जा रहा है ताकि वो कंट्री अपने उन शॉर्टफॉल वाले एरियाज पे क्या कर सके, काम कर सके। अगले बॉक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस किया जा रहा है और इससे क्वेश्चन 100% आता ही आता है। वो है, अभी हमने क्या बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज वाले कंपोनेंट में 0 to 1 की वैल्यू के आधार पे 0.33 या 1/3 करके हम लोग रैंक निकालते हैं एज पर देयर वैल्यू एग्जिस्ट। लेकिन भूटान साउथ एशियन एक कंट्री है और भूटान अपने ह्यूमन डेवलपमेंट को एक बड़ा यूनिक तरीके से मेजर करता है और उसका मतलब क्या है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस, अर्थात लोग कितने हैप्पी है। पैसा होना, जीडीपी का ग्रो करना, जीएनपी का ग्रो करना, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना ही हैप्पीनेस का पर्याय या हैप्पीनेस नहीं है ना। हैप्पीनेस उसके अलावा भी बहुत कुछ होती है। अर्थात अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं, आपका जीडीपी बहुत बड़ा नहीं, आपकी इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं, आपके पास बहुत पैसे नहीं, फिर भी आप हैप्पी रह सकते हैं। यहाँ पे हैप्पीनेस का मतलब क्या है, मटेरियल प्रोग्रेस एंड technological development are approached more cautiously, taking into consideration the possible harm they might bring to environment or other aspects of cultural and spiritual life of Bhutanese। वो क्या बोलते हैं कि मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस अर्थात पदार्थ वाली दुनिया, अर्थात भौतिक प्रोग्रेस या भौतिकतावादी, बहुत ज़्यादा पैसे हो जाना, इनकम का ज़्यादा हो जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ग्रो कर जाना नहीं। अगर आप हैप्पी हैं, और हैप्पीनेस को यहाँ पे दो चीज़ों से जोड़ा गया है, एक है कल्चर और एक है स्पिरिचुअल लाइफ, अर्थात संस्कृति और आध्यात्म को भूटानी सबसे इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस का टूल मानते हैं। और आप एनवायरनमेंट के कितने नज़दीक हैं, आप नेचर के कितने नज़दीक, आपने नेचर को कितना कम डिस्ट्रॉय किया है, आप नेचर के साथ हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों को भूटानीज पर्सन अपने लाइफ से या अपने डे टू डे ह्यूमन डेवलपमेंट से या हैप्पीनेस से वो जोड़ के देखते हैं। द सिंपली मीन्स मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस। वो क्या बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा अपनी खुशियों को ख़त्म करके नहीं चाहिए। हमारे पास पैसे कम हो लेकिन हैप्पीनेस हो, हमारे पास पैसे कम हो लेकिन हमारा नेचर साफ हो, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो, हमारा एनवायरनमेंट सस्टेन हो, हमारे एनवायरनमेंट में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो यहाँ पे एक ब्रॉडर नेचर रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव आप भूटानीज के लाइफ में ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव आप यहाँ पे देख सकते हैं। GNH encourages, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, GNH encourages think of the spiritual, non-materialistic and qualitative aspects of development। ये देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि GNH में किन चीज़ों पे जोर है,
जीएनएच में सबसे ज़्यादा जोर है कि स्पिरिचुअल, आध्यात्म। आध्यात्म का मतलब क्या है कि आप जो भी आपका फेथ है, जो भी आपकी आइडियोलॉजी है, जो भी आपका आइडिया है, आप उससे भी अपने आप को जोड़ें। सिर्फ अंधाधुंध डेवलपमेंट की आंधी में आपको पेड़ पौधे को काटना है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना है, बहुत पैसे कमाना है, जीडीपी जीएनपी को करना है, इकोनॉमी को लार्जेस्ट बनाना, नहीं, ये नहीं है। अगर आप कम रिसोर्सेस को लेके भी अगर आप हैप्पी हैं, नेचर के नज़दीक है, अपने आइडियोलॉजी के साथ किसी स्पिरिचुअलिटी के नज़दीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस से नहीं जोड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी लाइफ में क्वालिटी है, क्वांटिटी हो या ना हो, बहुत ज़्यादा पैसे हो या ना हो, कम पैसे में अगर आप हैप्पी रहना जानते हैं, अगर आप हैप्पी हैं, तो ये भूटानीज लाइफ के अकॉर्डिंग या भूटान के कंट्री के अकॉर्डिंग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव लाइफ को मद्देनजर रखते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट माना गया है यहाँ पे। चलिए अब आगे है इंटरनेशनल कंपैरिजन की कैसे हम लोग अलग अलग कंट्रीज के ह्यूमन डेवलपमेंट को यहाँ पे कंपेयर करें। देखिए यहाँ पे अगर टेबल 4.2 को देखें, यहाँ पे 3 हेडिंग दिख रहा है, लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्कोर इन ह्यूमन डेवलपमेंट और नंबर ऑफ कंट्रीज। ये एज पर 2013 ह्यूमन डेवलपमेंट के आंकड़े के अकॉर्डिंग है। तो 4 मेजर कैटेगरी लेवल में दिख रही है, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। तो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। स्कोर इन ह्यूमन डेवलपमेंट में वेरी हाई में स्कोर 0.8 से ज़्यादा होगा, हाई में 0.7 से 0.8 के बीच में होगा, मीडियम में 0.55 से 0.69 के बीच में होगा और लो में 0.5 से नीचे होगा। अर्थात क्या है, लो 0.5 से नीचे, मीडियम 0.5 से 0.69, हाई 0.7 से 0.8 और वेरी हाई 0.8 एंड अबव। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्री अगर एज पर 2013 रिपोर्ट देखें, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्री हाई में है। देखिए 53 कंट्री है। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कंट्री अगर आप देखो कहाँ पे, वेरी हाई है। थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा कंट्री कहाँ पे है, लो। और फोर्थ नंबर पे यहाँ पे। तो आप एक इस हायरार्की को याद नहीं करना है, लेकिन इस चीज को विशेष ध्यान देंगे कि लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट कितने भागों में उसे कैटेगराइज किया गया? 4 है, वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट। चलिए इंटरनेशनल कंपैरिजन में कौन सी बातें बताई गई है, देखिए इसको। यहां पे ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल कंपैरिजन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटरेस्टिंग क्योंकि अलग अलग कंट्रीज का यहाँ पे कंपैरिजन बताया गया। साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम, जो कंट्री जितना बड़ा है और पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। किसी कंट्री के और कहीं पे पैसा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, ऐसी बातें नहीं है। हमने पहले भी बताया था कि मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस को अब ह्यूमन डेवलपमेंट से सिर्फ सोल कोरिलेट नहीं कर सकते। वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, सैनिटेशन, फूड, अदर फैसिलिटीज़ को भी वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कंसिडर किया गया था। ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन द लार्जर। छोटे कंट्रीज कई बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बड़े कंट्रीज से ज़्यादा बेहतर करते हुए दिखते हैं। सिमिलरिटी, रिलेटिवली पुअरर नेशंस हैव बीन रैंक्ड हायर देन रिचर नेबर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि कंट्री बड़ा होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा? नहीं, कंट्री के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे, कंट्री बहुत रिच है तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का रैंक भी बहुत ऊपर होगा? नहीं। तो इन दोनों प्रकार के में, रिच में और रैंक में कोई कोरिलेशन नहीं है। बहुत रिसोर्सेस है और रैंक में कोई रिलेशन नहीं है। कंट्री का साइज बहुत बड़ा है तो रैंक भी बहुत ऊपर होगा, इसमें भी किसी प्रकार का हमें कोरिलेशन या पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं दिखता है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, त्रिनिदाद टोबैगो हैव अ हायर रैंक देन इंडिया। ये दोनों कंट्री इंडिया से साइज में बहुत छोटे हैं, पॉपुलेशन की बात करें, एरिया की बात करें, फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में इनका रैंक इंडिया से बहुत ऊपर आप देख सकते हैं। In the human development, despite smaller countries, similarly within India, Kerala performs much better than Punjab, गुजरात इन ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग लोअर पर कैपिटा इनकम। अगर गुजरात को देखें, महाराष्ट्र को देखें, पंजाब को देखें, हरियाणा को देखें, इन सब स्टेट्स में पर कैपिटा इनकम, लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में बहुत नीचे। केरला की बात करें, उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी आप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में इंडिया के स्टेट्स को अगर कंपेरिजन करें, वो सबसे ज़्यादा हायर रैंक पे या नंबर 1 पे आप दिखता है यहाँ पे। कंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कौन कौन सा था, वेरी हाई, हाई, देन मीडियम, देन लो। चलिए अगले पेज में देखें, अगले पेज में लिखा हुआ है एज मेनी 43 कंट्रीज, क्या लिखा हुआ है, एज मेनी 43 कंट्रीज रिकॉर्ड लो लेवल्स of human development. A large proportion of these are small countries
है ना, विच हैव बीन गोइंग थ्रू पॉलिटिकल टर्मोइल। पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब क्या कि जहां पे लो लेवल्स है वहां पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वहां पे किसी प्रकार का डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं हो पाया, या वहां पे एक डेमोक्रेसी में कंटिन्यूटी नहीं दिखती है, किसी प्रकार का वहां पे पॉलिटिकल आप डिस्कॉन्टेंट होता रहता है, वहां पे सिविल वॉर की बात करें या ड्राउट की बात करें या एपिडेमिक्स की बात करें, नेचुरल कैलेमिटीज की बात करें, इन सब चीजों के कारण वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक वैसा फेवरेबल कंडीशन बन नहीं पाया है नेचर के द्वारा, या कुछ बोल रहे हैं कि वहां पे ह्यूमन या सॉवरेन के द्वारा, ताकि वहां पे एक फेवरेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सर्कमस्टेंसेस तैयार हो सके। एंड सोशल इंस्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सिविल वॉर, जो मैंने बताया, फेमाइन, अकाल वगैरह, और हाई इंसिडेंस या ऑफ डिजीजेस, अर्थात वहां पे फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है, तो इस कारण से भी वहां पे एपिडेमिक्स की बात करें, महामारी की बात करें या आपदा की बात करें, ह्यूमन हो या नेचुरल हो, इन दोनों की संभावनाएं वहां पे ज्यादा दिखती है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप थ्रू वेल थॉट आवर पॉल। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जोर हमें लो रैंक वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंट्रीज पे देना है, जहां पे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स है, और उन प्रॉब्लम्स को हमें इजीली अच्छे से एड्रेस करना है, और एड्रेस करते हुए वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बेहतर सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट करना है। इंटरनेशनल कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैन शो सम वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहां पे बता रहा है? ऑफन पीपल टेंड टू ब्लेम लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द कल्चर ऑफ द पीपल। वो क्या बोलते हैं कि कई बार वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट का रैंक लो क्यों? क्योंकि वहां पे कल्चर ऐसा, उस कंट्री की टेंडेंसीज ऐसी है, उस कंट्री का ट्रेडिशन ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स कंट्री हैज लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट because its people follow Y religion or belong to Z community, such statements are misleading। देखिए कई बार क्या होता है कि कई बार ह्यूमन डेवलपमेंट को रिलीजन, कास्ट से जोड़ते हैं कि नहीं वहाँ पे हिंदू है इसलिए वो पीछे है, क्रिश्चियन है इसलिए आगे है, वहाँ पे कास्ट सिस्टम, वहाँ पे फॉरवर्डिंग कास्ट ज़्यादा है, या वहाँ पे अगड़ी जाति के लोग ज़्यादा है इसलिए वो डेवलपमेंट में आ गए। इस प्रकार की चीज़ें मिसलीड करने वाली, इस प्रकार की चीज़ों में कोई रियलिटी नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट को कास्ट से, रिलीजन से, धर्म से, जाति से, किसी प्रकार के भेदभाव से या डिस्क्रिमिनेशन से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होगा, हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्सेस, सैनिटेशन, फूड, शेल्टर, इन सब चीज़ों में बेहतर संभावनाएं होंगी, इन सब चीज़ों में या इन सब कंपोनेंट्स में, इन सब घटकों में बेहतर इंप्रूवमेंट होगा, तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बेहतर सर्कमस्टेंसेस भी वहाँ पे क्रिएट होंगे। वहाँ पे आगे देखें, टू अंडरस्टैंड व्हाई अ पर्टिकुलर रीजन कीप्स रिपोर्टिंग लो और हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। किसी कंट्री या किसी एरिया में लो ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों है, अर्थात वहां पे रिसोर्सेज के बाद भी, वहां पे बहुत मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस के बाद भी अगर वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, तो वहां पे हमें ये देखना है कि वो पर्टिकुलर कंट्री अपने एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा हिस्सा कहां पे खर्च कर रही है। वो ह्यूमन डेवलपमेंट के वेलफेयर पॉलिसीज पे, वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में खर्च कर रही है, या कहीं और वो खर्च कर रही है ऑन द सोशल सेक्टर, है ना। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि सोशल सेक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स में भी, एम्प्लॉयमेंट, इन सब सेक्टर्स में भी हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। द पॉलिटिकल एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री एंड द अमाउंट ऑफ फ्रीडम पीपल हैव इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो थोड़ी देर पहले हमने बताया कि पॉलिटिकल फ्रीडम होगा तो वहाँ पे राइट्स ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होगा, चॉइसेस ज़्यादा होंगे, हम एम्पावर्ड ज़्यादा होंगे, हमारा डिसीजन मेकिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी अवेल करने की संभावनाएं भी ज़्यादा होंगी। कंट्रीज विद हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्ट मोर इन द सोशल सेक्टर्स। अगर आप नॉर्वे की बात करें, स्वीडन की बात करें, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे कंट्रीज है जो ह्यूमन डेवलपमेंट में टॉप रैंक्स पे है, और यहाँ पे सोशल सेक्टर्स में, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट, उसके रिसोर्सेस का एक्सपेंडिचर, उनके रिसोर्सेस का ज़्यादा दिखता है, एंड आर जनरली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल टर्मोइल। वहाँ पे किसी प्रकार का पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल अनरेस्ट वहाँ पे नहीं है, एंड इनस्टेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज इज ऑल्सो फार मोर इक्विटेबल। अर्थात क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जहाँ पे जितनी बेहतर पॉलिटिकल कंडीशंस होंगे, जितनी बेहतर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वहाँ पे वर्क करेंगे, वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करें, वहाँ पे राइट्स की बात करें, वहाँ पे इक्वलिटी की बात करें, एक्सेस टू रिसोर्सेज की बात करें, ये सभी चीज़ें वहाँ पे हेल्दी तरीके से क्या करेंगी? ग्रो करेंगी या एग्जिस्ट करेंगी। On the other hand, places with low levels of human development tend to spend more on defense rather than social sectors.
बहुत सारे कंट्रीज़ को देखिए, इंडिया को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, और भी बहुत अफ्रीकन नेशन से बहुत सारी कंट्री में एक डिफेंस के लिए भी एक मारामारी दिखती है कि नहीं, हमारे नेबर्स ने डिफेंस में इतना एक्सपेंडिचर किया तो हमें डिफेंस में इतना एक्सपेंडिचर करना, सोशल सेक्टर्स में हमें एक्सपेंडिचर कम करना है, हमें वार हिट्स ज़्यादा खरीदना है, हमें एटॉमिक वेपन ज़्यादा डेवलप करना है। तो लो लेवल वाले कंट्री में, लो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक वाले कंट्रीज में डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिखता है, जबकि होना सोशल सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। दिस शोज that these countries tend to be located in areas of political instability and have not been able to initiate accelerated economic development। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंडिया का एग्जांपल लें, इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लेकिन फिर भी आप इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ही अगर आप डिफेंस एक्सपेंडिचर को देखें, रक्षा व्यय को देखें, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे दिखता है। इंडिया कुछ एक्सेप्शन आप कह सकते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल ठीक ठाक है, लेकिन अफ्रीकन में देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप पाकिस्तान का देखिए, वहाँ पे है ना, तो वो डिफेंस एक्सपेंडिचर कॉन्टिन्यूसली वो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसका सोशल सेक्टर बहुत ही वीक है, सोशल सेक्टर में उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, और वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट की स्थिति बहुत ही क्रिटिकल था। पाकिस्तान लाइक आप और भी एग्जांपल आप नेट से ढूंढ सकते हैं, अपने किताब से ढूंढ सकते हैं, और वहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में आप कोट भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जो हमारे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में जो ह्यूमन डेवलपमेंट के सेगमेंट था वो यहीं पे वाइंड अप हो रहा है ना। हमने इस पे 3 वीडियो बनाया। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करी थी, देन उसके बाद वाले वीडियो में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स की बात करी थी, और इस वीडियो में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोच और उसके मेजरमेंट और इंटरनेशनल कंपैरिजन को यहाँ पे डिस्कशन के माध्यम से यहाँ पे सामने रखने की कोशिश करी। आई होप इस डिस्कशन से ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपकी एक समझ बन पाई होगी। थैंक यू सो मच। और